हमारा जो करंट चैप्टर चल रहा है वह रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक हो गया। तो इसके अंतर्गत आज हम फंक्शंस पढ़ना चाहते हैं, फंक्शन पढ़ेंगे। देखिए फंक्शंस जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि हमने फंक्शंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया या समझ लिया तो आगे के जो चैप्टर हैं उनको समझने में हमें बहुत आसानी होगी। आगे के जो चैप्टर इससे लिंक्ड है कौन कौन से हैं, जैसे आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन। उसके बाद अगला चैप्टर है वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन सब में फंक्शंस का यूज होगा। तो यहाँ पर हम आइए फंक्शंस को समझते हैं। फंक्शन को हम मैपिंग भी कहते हैं, फलन अथवा प्रतिचित्रण, ठीक हो गया। देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा, उस एग्जाम्पल के बाद हम आपको इसकी डेफिनेशन बताएंगे और आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। यदि हमने रिलेशन को अच्छी तरह से समझ रखा है तो हमको फंक्शन को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए हम अपने घरों में जैसे हम जूस बनाते हैं ना, हमारे पास एक जूसर है, जैसे मशीन है, ठीक है। इस मशीन को क्या चाहिए, फ्रूट से चाहिए। यदि हम इससे जूस प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे हमारे पास सपोज बहुत सारे फ्रूट्स हैं, माना मैंगो है, बनाना है या फिर ऑरेंज है, ठीक है। तो यदि ये जो मशीन है जिसको कि हम जूसर कहते हैं, इस मैंगो को यदि मैं जूसर में डालता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा मैंगो जूस। यदि बनाना इसमें डालूंगा तो मुझे बनाना का जूस प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यदि ऑरेंज डालता हूँ तो मुझे ऑरेंज का जूस प्राप्त होगा, ठीक हो गया। इस मशीन का काम है फंक्शनिंग करना, ठीक है। यानी जो हमने इसको इनपुट दिया और फंक्शनिंग के बाद हमको कुछ आउटपुट मिल रहा है। ये जो इनपुट हमने दिया ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, और फंक्शनिंग के बाद जो हमें आउटपुट मिला ये डिपेंड कर रहा है कि मशीन में हमने कौन कौन से फ्रूट्स डाले थे, ठीक है। तो यदि मैं इसको मिटाकर ओनली इसका एरो डायग्राम खींचूं तो सेट के रूप में मुझे इस प्रकार से इसका डायग्राम प्राप्त होगा। यदि ये ए सेट है और ये मेरा बी सेट है, ठीक हो गया। तो मुझे मैंगो से मैंगो जूस, बनाना से बनाना जूस और ऑरेंज से ऑरेंज जूस प्राप्त हुआ था, ठीक हो गया। अब देखिए ये जो आपके सेट ए के एलिमेंट हैं जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, ये फंक्शन जो आपकी फंक्शनिंग हो रही थी उस फंक्शन के ये डोमेन कहलाते हैं, यानी कि डोमेन आपका ए के एलिमेंट्स है। आउटपुट में जो हमको जूस प्राप्त हो रहा था, ये जो आपके विभिन्न प्रकार के जूस हैं ये हमारे रेंज कहलाए, ठीक है। ये जो आउटपुट है ना ये इस पर डिपेंड है, यानी कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। थोड़ा सा यदि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गया तो इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे कोई राशि है वो दो प्रकार की होती है, एक तो आपको पता है कि वेरिएबल्स होते हैं और ये कांस्टेंट्स होते हैं, ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। वेरिएबल्स भी दो प्रकार के होंगे, फिर इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक हो गया। ये कांस्टेंट भी दो प्रकार के हैं, एक है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एक है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ठीक हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को समझने के लिए बहुत इजी है। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया y = x+1। x की वैल्यू जैसे जैसे हम रखेंगे y हमको इसके संगत इसका मान मिलेगा, तो x हो गया इंडिपेंडेंट, y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो क्लियर है। दूसरे प्रकार हम कांस्टेंट की बात आते हैं। सपोज हमने एक लाइन की इक्वेशन लिखी, मैंने y = मैं ऐसे लिखता हूँ
mx प्लस सी लिखता हूँ। दूसरी लाइन की क्वेश्चन में लिखता हूँ y बराबर 3x प्लस 4। पहले जो मैंने लाइन की क्वेश्चन लिखी, यदि यहाँ पर हम c और m की वैल्यूज़ को हम अलग अलग यहाँ पर कुछ भी माने लिखें तो हमको ये जो लाइन है ना, ये ग्रुप्स ऑफ लाइन्स मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर m और c आर्बिट्रेरी ये कांस्टेंट हो गए। 3 और 4 जो हमें सेकंड हमने ये लाइन लिखी है 3 और 4, इसमें ये कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू हमेशा 3 और 4 ही रहेंगे। 3 3 रहेगा, 4 4 ही, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहलाते हैं। ये यहाँ पर ये सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर पीछे आते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा था फंक्शंस के बारे में, जो कि मैंने पहला एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाया था। सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेता हूँ अपने स्कूल के या अपने कक्षा, सपोज 12th क्लास में बच्चे हैं, उनकी वो बच्चे हैं, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया कि मेरे पास ABCDE ये 5 बच्चे हैं, ठीक है। इनकी भी कोई 20 सेट लिया मैंने इनकी एज, सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया है 15 ईयर, 16, 17, 18 और चलो एक और ले लेते हैं 31, ठीक है। ए की जो एज है माना वो 15 साल है, B 16 है, C की 17 है, तो D की भी हम 17 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर A किससे कनेक्ट है 15 से, B कनेक्ट है 16 से, तो कुछ आपको ये लग रहा होगा कि जैसे हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ऐसा तो हम रिलेशन में पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो फंक्शन है ना वो भी एक रिलेशन ही है, ठीक है, लेकिन स्पेशल केस है रिलेशन का फंक्शन। अब देखिए यदि मैंने यहाँ पर कहा कि मैं कक्षा 12 के बच्चे हैं यहाँ पर और ये उनकी एज है, ठीक है, A की एज 15 है, B की 16 है, C की 17 है, D की भी 17 ही है, पर E कोई बच्चा ऐसा है जिसकी एज है ही नहीं। ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचें इस बात को, ऐसा नहीं हो सकता है। E की भी कोई ना कोई एज जरूर होगी, इस अर्थात A का कोई एलिमेंट यहाँ पर नहीं छूटना चाहिए। तो इसका मतलब सपोज E की जो E की एज 18 साल है। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ का एक कोई ये नंबर जो एज है 30, हो सकता है कि ये छूट जाए, तो यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई एलिमेंट छूट भी सकता है। देखिए जब मैं आपसे ये कहूँगा कि जो ये फंक्शन है या सबसे पहले तो ये रिलेशन है, इसको आप लिखिए, तो आप इसको ना इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाई ये रिलेशन है ना, जब हम रिलेशन की बात करते हैं रिलेशन इस प्रकार से लिख सकते थे आप। देखो एक 15, क्योंकि जो A किससे रिलेटेड है 15 से, ठीक है, B किससे रिलेटेड है 16 से, C 17 से और D किससे रिलेटेड है ये भी 17 से और E रिलेटेड था 18 से। देखिए एक रिलेशन है, तो इस रिलेशन को ही हम फंक्शन कह देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है इसमें। तो वो कंडीशन क्या है वो आप इसमें इसकी डिफिनेशन के द्वारा हम समझ पाएंगे। आप कॉपी पेन निकालिए और इसकी डिफिनेशन लिखिए फंक्शन की। इफ A and B are two non-empty sets, then a rule or a relation from A to B is said to be a function if each element of A is associates with unique elements of set B। आप इसको
अपने नोट करेंगे, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए रूल और ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is said to be a function if each elements of A is associates with unique elements of set B. It means every elements of A has distinct images in set B. अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास दो सेट्स हैं, सेट A है और सेट B है, ठीक है। एक सेट आपके पास A है और एक सेट आपके पास B है, यानी यहां आपके पास कोई एलिमेंट यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। इन एलिमेंट्स का B में कोई ना कोई सिर्फ एक ही इमेज होगी, एक से अधिक इमेजेस नहीं होंगी। यानी कि मैंने दो वर्ड्स बोले थे, एक तो मैंने बोला था एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, और एक बोला था मैंने यूनिक एलिमेंट्स या यूनिक इमेज ऑफ बी। मैंने दो वर्ड बोले थे, एक एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अर्थात यहां जो ए में जो एलिमेंट्स है ना, इसके प्रत्येक एलिमेंट्स का बी में सिर्फ केवल एक इमेज होगी, एक इमेज। यानी हम ऐसा नहीं हो सकता है कि ना कि जैसे बार डायग्राम, इसका जो एरो डायग्राम बनेगा वो ऐसा नहीं बनेगा। मतलब यहां का कोई एलिमेंट ए है माना, वो यहाँ पर 15 से भी और 16 से भी नहीं जुड़ा है, अर्थात ए के यहाँ पर दो इमेजेस नहीं होंगी। यानी कि यहाँ पर कोई बच्चा है, उसके दो एजेस नहीं, 15 साल भी और उसकी 16 साल की उसकी उम्र नहीं होगी। ऐसा हो सकता है इस प्रकार से, यदि हम इसका एरो डायग्राम बनाए, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हम कह दें कि एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, ठीक है। उसकी एज 16 साल हो सकती है भाई। एक बच्चा है ए है, माना राम की उम्र भी 16 हो सकती है, श्याम की उम्र भी 16 हो सकती है। तो यदि हम डायग्राम की बात करें ना, तो इस प्रकार का जो डायग्राम होगा, जो रिलेशन होगा, वो फंक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। पर इस प्रकार का जो रिलेशन होगा वो फंक्शन अवश्य होगा, ठीक है। या फिर इस प्रकार का भी यदि डायग्राम आए, एरो डायग्राम इस प्रकार से भी आता है ना कि एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन है, यानी कि एक की इमेज यहां सिर्फ एक अवयव से ही बन रही है, तब भी हम कहेंगे ये इसका जो है ये रिलेशन फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन को समझने के लिए क्लियर सी एक बात फिर से दोहरा रहा हूं कि यदि ए का जो एलिमेंट है ना, ए के A1 बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो ए के कोई भी एलिमेंट यहां छोड़ने नहीं चाहिए और उनका बी में सिर्फ केवल एक इमेज होनी चाहिए, सिर्फ एक इमेज। एक से अधिक इमेज हो जाएंगी तो फिर वो रिलेशन, हमारा रिलेशन तो वो होगा लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा फिर, ठीक हो गया। अब देखिए, सपोज हम यहां पर एक फंक्शन लेते हैं, आप y इक्वल्स टू, मैंने ले दिया यहाँ पर 2x, ठीक हो गया। तो y इक्वल्स टू मैंने 2x ले लिया यहाँ पर, अर्थात जो x है ना, यदि x का मैं दुगुना करूं तो मुझे y प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर यहाँ पर x1 x2 यहाँ पर एक एलिमेंट है और ये यहाँ पर b के एलिमेंट है। यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर ले लिया 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैंने फंक्शन इस प्रकार से एक इक्वेशन ले ली, माने मैंने एक इक्वेशन ले ली है। देखो, मैंने 1 का दुगुना करूंगा तो 1 की इमेज बनेगी 2 में, क्योंकि उसका दुगुना कर रहा हूं मैं। यदि मैं 2 का दुगुना करूं तो ये 2 की इमेज 4 बनेगी, फिर 3 की इधर बनेगी 6 में 4 की इमेज 8 बनेगी, ठीक है। ये इसकी फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बताना चाहता हूँ। यदि मैं इसको फंक्शन के रूप में ऐसा करके लिखूं, ठीक है, ये हमारा एक एफ से, इसको हम देखो फंक्शन को हम ऐसे पढ़ते हैं, एफ इज सच दैट ए टू बी, या फिर एफ मैप्स ए टू बी, इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। मैंने एफ को इस प्रकार से लिखा, ये भी एक ऑर्डर पेयर के रूप में ही इसके जो एलिमेंट्स आएंगे उस प्रकार से आएंगे। देखो 1 किससे, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है और 4 की इमेज 8 है। देखिए, जो भी ए के एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स ए के, वो सब डोमेन कहलाते हैं। और जो ए की इमेजेस हैं बी में, ठीक है,
बी में है वो कहलाते हैं रेंज। और पूरा का पूरा बी जो सेट है, जो टोटल बी सेट है, वो कोडोमेन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, इन ऑर्डर पेयर्स का, जो भी ऑर्डर पेयर्स हैं, इनके फर्स्ट जो कंपोनेंट है, इनका हम सेट लिखें। देखो ऑर्डर पेयर का, इसका हम एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 एंड 4, ये है ना, जो कि ये एक इक्वल है। देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और यदि हम रेंज की बात कर रहे हैं तो जो भी ऑर्डर पेयर है, इनके सेकंड कंपोनेंट कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ठीक है, ये रेंज, ये कहलाता है डोमेन, ये आपका डोमेन कहलाया। और ये रेंज। अब टोटली जो बी सेट है, टोटली बी सेट है, ये कहलाता है हमारा कोडोमेन। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज थोड़ा सा और बताना चाहता हूं। जैसे हम लिखते हैं, इसको मैंने कहा हम इस तरह से लिखते हैं ना, एफ मैप्स ए टू बी, हम इस प्रकार से लिखते हैं। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि जो ए के एलिमेंट हैं उनकी इमेजेस बी में बन रही है। ठीक है, हम ये लिख रहे हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर वाई लिखते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है जो y है ना वो तो b के एलिमेंट है और x a के एलिमेंट है। अर्थात जो x है ना, सपोज हाँ ये x है माना, m क्या करता है, इनकी इमेज को b में ले जाता है। ठीक हो गया। अब जो ये x है ना, ये जो है ये डोमेन, और जो y है यानी कि जो इमेजेस, यही कहलाता है रेंज। ठीक हो गया। और पूरा का पूरा जो आपका सेट b है वो कोडोमेन कहलाता है। इतना यदि आप समझ गए तो इसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ाऊंगा। और तब तक के लिए ओके, थैंक्स।